तो अब सवाल ये आता है कि अगर कोई वार्ड का केस हमारे पास आए तो उसकी केस टेकिंग में क्या क्या पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स को सिलेक्ट करना चाहिए जिसके बेसिस पर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो जब भी कोई ऐसा वार्ड्स का केस आए तो उसकी केस टेकिंग, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको पूरा का पूरा करना होगा। जैसे आप क्रॉनिक केस टेकिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके की केस टेकिंग आपको करनी होगी, जिसमें आप उसका फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे, जिसमें आप उसके मेंटल्स देखेंगे, उसके हॉबीज देखेंगे, उसके सेक्सुअल फंक्शंस को आप नोट डाउन करेंगे। जो कुछ भी जानकारी हमको मिल सकती है, हमको सिर्फ जानकारी जमा करना है। पहला स्टेप तो यही है कि केवल जानकारी जमा करना है। हम इस दौरान उसकी जो चीफ कंप्लेंट है, जैसे कि वो वॉट है, तो वॉट का जो टाइप होगा, किस तरीके का वॉट है, कि वो प्लांटर वॉट है, फ्लैट वॉट है, फिलीफॉर्म है, हार्ड है, सॉफ्ट है, सीडिंग वाला है, या कैसा वॉट है, ये हम डायग्नोज करेंगे और उसी डायग्नोसिस को हम प्रिस्क्रिप्शन करते समय उसको हम वरीयता देंगे। वार्ड्स के केसेस में ये लोकेशन भी बड़ा महत्व रखता है कि उस लोकेशन के आधार पर भी आप कई बार सिलेक्शन कर सकते हैं या रूल इन या रूल आउट कर सकते हैं। तो वार्ड्स का जो लोकेशन, जैसे कि हमने अभी रूब्रिक्स पढ़ते समय हमने देखा कि कुछ ऐसे वार्ड्स हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो वार्ड्स प्रोड्यूस केवल जेनाइटल रीजन में ही करती हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल फेस पर ही करते हैं, कुछ ऐसे वार्ड्स हैं जो केवल फिंगर्स के आसपास ही प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो लोकेशन है ये भी मायने रखता है जब आप प्रिस्क्राइब करते हैं। तब उस वार्ड का जो कैरेक्टर होगा उसको भी आपको जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, और उस कैरेक्टर के आधार पर आप प्रिस्क्रिप्शन को तैयार कर सकते हैं। तो जब भी आप फाइनल सिलेक्शन करते हैं तो उसमें आप ध्यान रखिए कि वार्ड का टाइप क्या है, वार्ड का लोकेशन क्या है, और दूसरे जो कॉन्कॉमिडेंट्स होंगे उसके साथ में क्या क्या मौजूद हैं। तो हाँ, एक बात जो मैं पहले भी बता चुका हूँ उसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब भी आप कोई केस लेते हैं वार्ड का, वार्ड क्योंकि एक साइकोटिक प्रेजेंटेशन है, तो जब आप रेमेडीज को फाइनलाइज करते हैं तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि जो भी मेडिसिन आप उसको दे रहे हैं वो साइकोटिक माइज्म को प्रीडोमिनेट करती हो। जैसे कि ये सारी मेडिसिन साइकोटिक माइज्म में ही आती हैं, जैसे थूजा हो गया, कॉस्टिकम हो गया, मेडोराइनम हो गया। हमने रूब्रिक्स में भी देखा था कि मैक्सिमम जगह पर यही सारे मेडिसिन आ रहे थे। नैट्रम सल्फ हो गया, डल्का मरा हो गया। तो आप जब रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं, जब फाइनली आपको रेमेडी सिलेक्ट करना हो, लेटर से कि आपने केस ले लिया है, केस लेने के बाद आपने केस को एनालाइज कर लिया, इवेलुएट कर लिया, आपने रूब्रिक्स ले लिए। रूब्रिक्स लेने के बाद आप एक ग्रुप ऑफ रेमेडीज तक पहुंचते हैं, और जब आप एक ग्रुप ऑफ रेमेडीज तक पहुंचते हैं रेपर्टोरियल एनालिसिस के बाद, तो आपको डिफरेंशिएट करना होता है। तो पहले तो आप मटेरियल मेडिकल के आधार पर उसको डिफरेंशिएट करिए, और साथ ही साथ ये भी देखिए कि कौन सा ऐसा मेडिसिन है, उन 4-5 मेडिसिन में से कौन सा ऐसा मेडिसिन है जो साइकोटिक माइज्म को ज्यादा रिप्रेजेंट करता हो। तो जो भी मेडिसिन साइकोसिस माइज्म को प्रीडोमिनेट करती होगी वो मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि इसमें जो आप मेडिसिन दे रहे हैं वो उसी टाइप के वार्ड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता हो जिस प्रेजेंटेशन को लेकर पेशेंट हमारे पास आया है। तो केस टेकिंग करते वक्त स्किन के वार्ड्स में आप हर तरीके से पूछेंगे, हर तरीके के इंक्वायरीज आप करेंगे। आप उसके लाइफस्टाइल को जांचेंगे, परखेंगे, आप उसके सेक्सुअल फंक्शंस को देखेंगे, आप उसके मॉरल और सोशल कैरेक्टर को आप समझेंगे, आप उसके डोमेस्टिक रिलेशंस को आपको इम्पोर्टेंस देना है। वो सब कुछ आपको नोट डाउन करना है। एक ऐसा ही केस मैं आप सबके साथ इस मंच के माध्यम से साझा करना चाहता हूँ, जहाँ पर हमने इसी सब का इस्तेमाल करके हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी। अब ये केस जो था वो एक 26 साल के लड़के का था केस, जो यहाँ हमारे क्लिनिक के पास में एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पर वो काम करते थे। तो जब वो हमारे पास आए तो आने के बाद उनसे उनका नाम वगैरह पूछ कर हमने जब केस टेकिंग की शुरुआत की तो ही वॉज स्पीकिंग वेरी लेस, बहुत ही कम बात कर रहे थे, बिल्कुल ना के बराबर। जो वार्ड्स थे वो उनके यहाँ फोरहेड पर थे, टेम्पल्स के पास थे, थोड़े यहाँ चीक रीजन में थे,
ऐसे बड़े बड़े वार्ड्स थे। तो अब उनसे जब मैं पूछ रहा था तो बहुत सारी जानकारी पूछी मैंने उनसे चीफ कंप्लेंट की मोडालिटीज़ के बारे में जानना चाहा, कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश की कि ये बीमारी क्यों आई, कैसे आई, क्या स्ट्रेस था, बहुत कुछ पूछा। लेकिन सब कुछ पूछने के बाद भी जब कोई आंसर नहीं मिला तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं ये मेरी बातें समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। तो एक उस तरीके से समझकर मैंने पहला प्रिस्क्रिप्शन जो उनको दिया था वो था बराइटा काब। लेकिन बराइटा काब के बाद जब वो लगभग 15-20 दिन के बाद जब वो मेरे पास आए तो मुझे कोई चेंज एज सच नज़र नहीं आया। पेशेंट को भी लगा कि कुछ चेंज नहीं हुआ है। फिर हमने दोबारा मेडिसिन दी, दोबारा हमने उनको मेडिसिन दिया थूजा। केस में कुछ भी नहीं मिल रहा था। इस बार भी दोबारा इंक्वायर की लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो जैसे कि हमने अभी देखा ना कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन किसी का भी थूजा हो जाता है, बहुत कॉमन मेडिसिन है थूजा, तो हमने उनको थूजा प्रिस्क्राइब किया। लेकिन अगेन वो जब 15-20 दिन बाद वापस आए तो देयर वाज नो चेंज। अब बार बार तो पेशेंट आपको टाइम नहीं देगा, तो मैंने उसको केस को रीटेक करने की कोशिश की। मैंने दोबारा काफ़ी कोशिश की, ढूंढा, मैंने उनको इंक्वायर करने की कोशिश की, उनसे अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे, उनके बचपन के बारे में जानने की कोशिश की। और बहुत माथाफोड़ी करने के बाद भी उसमें मुझे वही ढाक के 3 पात, कोई भी आंसर नहीं मिला, कोई भी जानकारी नहीं मिला जिस पर मैं एक वेरीफाइड प्रिस्क्रिप्शन दे सकूं, एक स्ट्रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन दे सकूं। लेकिन जब मैंने उनको एग्जामिन किया तो एग्जामिन करने पर वो वार्ड थोड़े से हार्ड जैसे महसूस हो रहे थे। एग्जामिन करने के बाद वो थोड़े से हार्ड जैसे महसूस हो रहे थे। तो एग्जामिन करने पर मुझे वो जो वार्ड्स थे वो थोड़े से सख्त जैसे मालूम हुए। तो मैंने एक रूब्रिक मैंने ये लिया, इसके लिए मैंने सिंथेसिस रेपर्टरी का इस्तेमाल किया था, स्किन वार्ड्स हार्ड। तो एक रूब्रिक तो मुझे मिल गया, लेकिन अब उसमें भी 12 मेडिसिन हैं। अब उन 12 में से कौन सा दूं? तो कोई भी गाइडेंस ना मिलते हुए मैं काफ़ी निराश महसूस कर रहा था कि मैं इस बार भी इसको लग रहा है कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत ही डिलेमा में था। तभी पेशेंट ने एक बात बताई कि डॉक्टर साहब मैं आपको ये पहले से ही बताना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा शायद ये आपके काम का है या नहीं है, पता नहीं, लेकिन ये एक और प्रॉब्लम है मुझे। तो मैंने पूछा कि अच्छा वो बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो उसने कहा कि जब से ये वार्ड्स आए हैं, जब से ये दाने आए हैं, तब से मेरी जो आंखें हैं, आंखों की जो पलकें हैं मेरी, वो अपने आप ऐसे खुल जाती हैं। मैंने कहा मतलब? तो बोलते हैं कि जैसे मैं भी आंख बंद करता हूं ना तो अपने आप ऐसे फड़फड़ा के खुल जाती हैं। मैंने कहा अच्छा। और फिर इसको जब मैंने रिपोर्टरी में ढूंढने की कोशिश की, पहले तो मन में शंका हुआ कि पता नहीं ऐसा कोई रूब्रिक है या नहीं है। फिर जब इसको रिपोर्टरी में ढूंढा तो रिपोर्टरी में मुझे एक रूब्रिक मिला, आई ओपन आईलिड्स स्पैज्मोडिक। रूब्रिक क्या है? आई ओपन आईलिड्स स्पैज्मोडिक। मैंने उनसे दोबारा इस बात को कंफर्म किया कि ये क्या होता है ये आपको। तो बोलते हैं कि जब मैं आंख बंद करता हूं या जब मैं आंख खोलता हूं तो आंख ऐसी फड़फड़ाती है। तो वो रूब्रिक हमको मिलता है आई ओपन आईलिड्स स्पैज्मोडिक। और जब इन दोनों रूब्रिक को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक ही मेडिसिन हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है और वो है कॉस्टिकम। और हम हमारे थेरेप्यूटिक के नॉलेज की वजह से ये बात जानते हैं कि कॉस्टिकम फेस पर आए हुए वार्ड्स, हार्ड वार्ड्स के लिए जाना जाता है। ऐसे वार्ड्स के लिए जाना जाता है जो एक्स्ट्रा जेनाइटल रीजन में हो, जो नेक पर आए हुए हों। तो हमने उनको कॉस्टिकम दिया और कॉस्टिकम देने के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर वो सारे वार्ड्स अपने आप निकल कर चले गए। ना कोई सर्जरी, ना कोई लेजर सर्जरी, ना कोई क्रायो सर्जरी, ना किसी तरीके का इलेक्ट्रोक्यूशन, ना कोई एक्सटर्नल ऑइंटमेंट। इस कॉस्टिकम ने उनके सारे फेस के वार्ड्स को खत्म कर दिया। तो एक केस तो ये है। ऐसा ही एक और केस था जो इनकी भी उम्र लगभग 34-35 साल की है और ये 34-35 साल की युवा हैं जो इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं। और
ये जब हमारे पास प्रेजेंट करने आए तो इनके जो वॉट्स थे वो इनकी दाढ़ी में थे, कुछ ऐसे फेस पर थे। तो मैक्सिमम जो था वो यहाँ चिन एरिया पर पूरा फैला हुआ था। तो इनको हमने अगेन इनका भी हमने केस टेकिंग लिया, जिसमें हमने कुछ 2-4 रूब्रिक्स लिए। एक था माइंड हीडलेस, क्योंकि वो बहुत ही केयरलेस टाइप के इंसान है, लेकिन साथ ही साथ बहुत कामकाजी हैं। तो हमने एक दूसरा रूब्रिक लिया इंडस्ट्रियस, बहुत ज़्यादा बातूनी है, मतलब वो बैठ के हमारे साथ 1-1 घंटा 2-2 घंटा हमसे बातचीत कर रहे थे। तो हमने तीसरा रूब्रिक लिया था लोक्वासिटी, खाने के बेहद शौकीन। तो एक रूब्रिक हमने लिया था बुलिमिया। तो ये 4 रूब्रिक्स लिए और एक रूब्रिक हमने लिया था फेस वॉट्स। लेकिन अब जब ये रूब्रिक लेने के बाद हमको जो रेमेडीज आ रहे थे वो हैं लाइको, कॉस्टिकम, कालिकाब, सल्फर एंड थूजा। तो अब इसमें मुझे लाइको देना चाहिए, कॉस्टिकम देना चाहिए, कालिकाब देना चाहिए, सल्फर देना चाहिए या थूजा देना चाहिए, ये बड़ा कन्फ्यूजन था। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हमारा प्रेफरेंस जो एंटी साइकोटिक मेडिसिन हैं, जो साइकोटिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उन मेडिसिन को हमारा समर्थन जाएगा जब फाइनल प्रिस्क्रिप्शन करना हो। तो इसमें जो प्रोमिनेंट साइकोटिक मेडिसिन हैं उसमें एक क्या है, एक है थूजा, दूसरा है कॉस्टिकम। तो अब कॉस्टिकम देना है या थूजा देना है, कॉस्टिकम देना है या थूजा देना है। एक तीसरी मेडिसिन जो फेस पर वॉट्स के लिए जानी जाती है वो है सीपिया। सीपिया भी लिस्ट में 7वें नंबर पर मौजूद है। तो हम कॉस्टिकम दें, थूजा दें या सीपिया दें। तो इसी फेस वॉट्स के नीचे एक रूब्रिक हमको मिलता है फेस वॉट्स चिन। जब इसमें हम आ जाते हैं तो हमको दिखता है कि थूजा सबसे प्रोमिनेंट होकर आगे खड़ी हो जाती है, कॉस्टिकम दूर चला जाता है। अब कंपैरिजन आ जाता है थूजा और सीपिया में। तो थूजा देना है या सीपिया देना है। तो जिस तरीके के उनके वॉट्स थे वो ज्यादातर चिन एरिया पर मार्क्ड थे, जो कि थूजा का कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए उनको थूजा दिया गया। और थूजा देने के करीब 2.5-3 महीने लगे होंगे, लेकिन वो अपने आप ही पूरा निकलकर खत्म हो गया। वो वॉट्स उनके सारे के सारे निकल गए। तो ये दोनों ही केस से हमको एक अंडरस्टैंडिंग तो ये मिलता है कि हमको लोकेशन पर ध्यान देना है, हमको उसके माइज्म को ध्यान देना है कि कौन सा मेडिसिन उस माइज्म को सूट करेगा, और किस टाइप का लीजन है उस टाइप को भी ध्यान में रखकर हमको प्रिस्क्राइब करना होता है। तो ये 2 केसेस थे जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किए। एक तीसरा केस था, ये जो केस था तीसरा वाला, ये एक छोटे बच्चे का केस था, और लगभग 3.5 साल की उम्र रही होगी बच्चे की, और उसको ऐसे फ्लैट वॉट्स थे, स्किन पर अलग अलग जगह पर फ्लैट वॉट्स मौजूद थे। इस बच्चे को हमने नैट्रम-म्यूर प्रिस्क्राइब किया था। नैट्रम-म्यूर इसलिए प्रिस्क्राइब किया था क्योंकि फ्लैट वॉट्स बनाने की टेंडेंसी नैट्रम-म्यूर में ज्यादा देखी जाती है। इन वॉट्स के केसेस के सहारे से, इन रूब्रिक्स के सहारे से मैं आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को वॉट्स के बारे में जो भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, मैं उसके बारे में उससे मैं आपको परिचित करा सका हूं। अगर कोई प्रश्न होंगे किसी भी तरीके के तो आप लोग ज़रूर पूछेगा, आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।